केसरिया बाल में अबोरी पधारो हमारे देश रे। मेहरानगढ़ का सबसे खूबसूरत अगर कोई महल है तो इससे अच्छा खूबसूरत महल सिर्फ मेहरानगढ़ का ही नहीं, पूरे राजस्थान के किसी भी दुर्ग में आपको ऐसा खूबसूरत महल देखने को नहीं मिलेगा, जिसके चारों तरफ खाई हुआ करती थी। और दूसरा जो हॉल है, गर्म तेल और पानी करके दुश्मन के ऊपर फेंका जाता था। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी के द्वारा बनाया गया ये शीश महल है। और शीश महल में अगर आप देखें तो पूरे महल के अंदर 1000 से ज़्यादा शीशे लगे हुए हैं। और ऊपर जो कक्ष आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कक्ष जो है ये है रानियों के लिए। आप देख रहे हैं सिल्वर के ऊपर गोल्ड पॉलिश है, गोल्ड का सुंदर काम किया हुआ है। इन सब के लिए जो पहरेदार हुआ करते थे वो सब हिजड़े हुआ करते थे। मर्दाना सेक्शन में राज परिवार के मेंबर्स, जिसमें महाराजा, राजकुमार, ये सभी जो है यहाँ रहा करते थे। और इसके ऊपर गोल्ड वर्क किया हुआ है। हमारे सामने 2 ताले हैं। एक ताला आप देख रहे हैं, ताले का वजन है लगभग 20 किलो। अब ये जो बड़ी गन आप देख रहे हैं, हमारे सामने एक टेंट है। तलवारें हमारे यहाँ 2 तरह की है। इसमें आप देखें जो तलवार की ब्लेड है उसको इंग्लिश में कहते हैं डेमस्कस। इसी तरह ये जो गन है, इस तरह की गन हिंदुस्तान में सबसे पहले मुगल्स लेकर आए। उधर आखिरी निर्माण कार्य के रूप में 1843 में जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जी ने अपने बेडरूम बनवाकर पूरा किया। हमारे सामने जो नीले कलर के मकान आप देख रहे हैं जी, ये सब ब्राह्मणों के घर है। मेहरानगढ़ के जो प्राचीन पैलेसेस है उसमें से एक है मोती महल। ये पूरी कांच की बनी हुई, कांच लकड़ी के फ्रेम में है और फ्रेम के ऊपर गोल्ड पॉलिश किया हुआ है। तो यहाँ से दीपक और मोमबत्तियाँ जलाने से ये पूरी छत चमकती थी। नमस्कार खमागनी, मेरा नाम डॉक्टर शक्ति सिंह है। मैं टूर गाइड हूँ जोधपुर का। आज आप लोग मेहरानगढ़ फोर्ट को देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान का बेस्ट मेंटेन फोर्ट है। इसको हिंदुस्तान में जब मुगल्स नहीं आए थे उसके पहले राव जोधा जी नाम के एक महाराजा हुए, जिनके नाम के ऊपर इस शहर का नाम जोधपुर है। और उन्होंने अपने नाम से शहर बसाने के बाद 1459 में ये फोर्ट बनवाया था। पर एक महाराजा के टाइम में पूरा किला नहीं बना। जितने भी महाराजा हुए, हर एक महाराजा ने अपनी सुविधा के अनुसार इस किले को बनवाया। अगर हिंदुस्तान में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनसे अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किले कहाँ पर है, तो 90% लोगों का ये जवाब होता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किले राजस्थान में हैं। जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किले हैं महाराष्ट्र में, और वहाँ पर 626 किले हैं। दूसरा नंबर भी राजस्थान का नहीं है, मध्य प्रदेश का है, वहाँ पर 416 किले हैं। तीसरा नंबर राजस्थान का है, राजस्थान में टोटल किले हैं 306। उन सभी किलों में सबसे मेंटेन अगर कोई किला है तो जोधपुर का ये मेहरानगढ़ फोर्ट है। कुछ ऐसे किले हैं जो राजस्थान के सबसे फेमस किले हैं। अगर हमको ये पूछा जाए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किला कौन सा है, तो वो चित्तौड़गढ़ है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। हिंदुस्तान का एक ही ऐसा किला है जो लिविंग फोर्ट है, पब्लिक किले के अंदर रहती है, जैसलमेर। चाइना वॉल के बाद दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी दीवार अगर किसी किले की है तो वो कुंभलगढ़ है। 12 साल की लंबी घेराबंदी के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी जिस किले को जीत नहीं पाया, वो 125 किलोमीटर जोधपुर से दूर जालोर का किला। यानी किले की 3 कैटेगरी होती है, जल दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग और मैदानी दुर्ग। ये तीनों की तीनों कैटेगरी के दुर्ग राजस्थान के अंदर है। यानी अगर जल दुर्ग का कहा जाता है तो झालावाड़ के पास झालरा पाटन जो दुर्ग है वो जल दुर्ग है। पहाड़ी दुर्ग जिसमें जोधपुर है, जालोर है, जयपुर है, सिवाना है, ये जितने भी किले हैं चित्तौड़ सहित, ये सब पहाड़ी दुर्ग हैं। तो ग्राउंड के ऊपर जो बने हुए किले हैं उसमें बीकानेर और नागौर के किले सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिसके चारों तरफ खाई हुआ करती थी। तो तीनों की तीनों कैटेगरी के दुर्ग जो है राजस्थान के अंदर है, और उन्हीं में सबसे बेस्ट जो दुर्ग है मेहरानगढ़ फोर्ट, जिसको आप देख रहे हैं। और इसको जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि राव जोधा जी ने 1459 में इस किले को बनवाया। तो राव जोधा जो इस शहर के फाउंडर थे और उन्हीं के द्वारा ये जो किला बनवाया गया है, वो अभी वर्तमान जो महाराजा गज सिंह जी है उनके निर्देशन में एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, जिसके निर्देशन में ये अभी म्यूजियम है इसके अंदर, जो आप इसका अवलोकन करेंगे। वैसे मेहरानगढ़ फोर्ट के 2 दरवाजे हैं, 2 मुख्य द्वार हैं इसके। पहला जो द्वार है इसका नाम है जयपोल। जयपोल एक विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया द्वार है।
जो जोधपुर और जयपुर के मध्य एक युद्ध हुआ था, और युद्ध का कारण था उदयपुर की एक खूबसूरत राजकुमारी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, जो उदयपुर के महाराणा भीम सिंह जी की पुत्री थी और जिनकी सगाई जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी के साथ हुई। दुर्भाग्य से महाराजा भीम सिंह जी की डेथ के बाद उसी राजकुमारी की सगाई जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी के साथ कर दी गई। जोधपुर महाराजा को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। तब जयपुर और जोधपुर के मध्य एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में जोधपुर की जीत हुई और जयपुर की हार। और इस जीत के उपलक्ष्य में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा मान सिंह जी ने 1808 में इस किले का मेन गेट बनवाया जिसका नाम है जयपोल। इसके बाहर जो आप पेंटिंग देखेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है जो जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी के वक्त में शिव पुराण करके एक चित्रित ग्रंथ है और शिव पुराण से संबंधित ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग में आप देखेंगे नज़दीक भगवान शिव जी की बारात है, सावन का महीना है, तो आप देख रहे हैं शिव जी की इस बारात में सबसे पहले नंदी के ऊपर भगवान शिव विराजमान है और इनके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब बाराती है, वीवीआईपी बाराती यानी भूत और प्रेत। और ठीक आप बारात के आगे बढ़ते हैं तो दाढ़ी वाले एक बाबा है जिनका हाथ ऊपर है, देवताओं के वेद है धन्वंतरी, और उन्हीं के आगे पालकी के अंदर जो बैठे हुए हैं वो है कुबेर। कुबेर के आगे की तरफ अग्नि जिनके ऊपर प्रज्वलित है वो है अग्निदेव। अग्निदेव के नीचे की आप तरफ देखेंगे भैंसे के ऊपर जो मौजूद है वो है यमराज। यमराज के ऊपर की तरफ ऐरावत हाथी के ऊपर जो विराजे हैं वो है देवराज इंद्र। इंद्र के ठीक आगे एक और हिरण के ऊपर बैठे हुए हैं वो है कामदेव। कामदेव के आगे की तरफ हंस के ऊपर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के ठीक नीचे की तरफ अपन आए तो 7 साधु है दाढ़ी वाले, ये सप्तऋषि है जिसमें से 3 जो साधु थे वो शादीशुदा थे और 2 जो है शादी नहीं हुई थी। जो शादीशुदा थे उन तीनों के पुत्र हैं। ये टोटल 10 है सप्तऋषि मंडल। ठीक अगर अपन नीचे आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे 9 ग्रह है, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और बुध। ये सब के सब 9 ग्रह हैं और ठीक ऊपर की तरफ भगवान विष्णु है जो गरुड़ के ऊपर विराजे हैं और उनके पीछे की तरफ जय विजय करके उनके सेवक। तो ये पूरी की पूरी बारात भगवान शिव जी को लेकर के पार्वती जी से शादी कराने के लिए देवताओं के संग जारी है। लेकिन इस बारात के अंदर से एक शख्स जो अचानक गायब हो जाता है और वो सीधा पार्वती जी के बेडरूम में जाकर प्रकट होता है पार्वती जी की माँ मैनावती को लेकर के, और वो बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे होने वाले जो दामाद है वो शमशान की राख अपने शरीर के ऊपर लगाकर भूत प्रेतों की पूरी फौज लेकर के और तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए आ रहे हैं। और वो शख्स महल के ऊपर जो आगे खड़े हैं वो है आज की चलती फिरती मीडिया और उस ज़माने की चलती फिरती मीडिया नारद मुनि। तो माता मैनावती को शिव जी के खिलाफ पार्वती जी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक नीचे की तरफ आप देखेंगे पर्वतराज राजा हिमालय हैं जो अपने लोगों के साथ बारात को रिसीव करने के लिए आए हैं। तो ये शिव पुराण से संबंधित मूल जो पेंटिंग है उसकी कॉपी है जो आप देख रहे हैं इसमें। इस किले का जो सेकंड गेट है जो उस वक्त में इस किले का मुख्य द्वार हुआ करता था, इस द्वार का नाम है डोड कांगरा पोल। डोड कांगरा का मतलब होता है, आप ऊपर देखें 1.5 कंगूर हैं, एक पूरा कंगूरा है एक आधा है, इसलिए इसको कहते हैं डोड कांगरा पोल। तो डोड कांगरा पोल इस किले का उस वक्त में मुख्य द्वार हुआ करता था। लेकिन जब जोधपुर और जयपुर का युद्ध हुआ, युद्ध में जब महाराजा मान सिंह जी ने नया द्वार बनवाया तो इसकी दीवार को आगे बढ़ाकर एक दूसरा जो द्वार बनाया गया ताकि ये सारा अंदर रहे। तो सौभाग्य मानता हूँ कि ये जो जगह है अभी ये एक बहुत बड़ा ग्रंथागार है। जोधपुर के विद्वान जितने भी राजा हुए उनमें सबसे ज़्यादा विद्वान और तपस्वी, यशस्वी और कई भाषाओं के जानकार अगर महाराजा हुए तो वो थे महाराजा मान सिंह जी, जो नाथ संप्रदाय को आश्रय दिया उन्होंने। उनके वक्त में हिंदुस्तान के अंदर और नेपाल और भूटान तक जितने भी नाथों के आसन थे, जो मठ थे, उन सभी जगह पर जोधपुर से अनुदान जाता था। और तो और उन मठों के अंदर जितने भी प्राचीन योग और नाथ संप्रदाय के ऊपर जो ग्रंथ है उन सभी ग्रंथों का उन्होंने उस ज़माने में कलेक्शन किया। और उन्हीं में कुछ ऐसे ग्रंथ है जिसका उदाहरण देना चाहूँगा कि नेपाल में एक ग्रंथ था। तो नेपाल में उस वक्त में जो नाथ योगी थे उनसे जोधपुर महाराजा मान सिंह जी ने रिक्वेस्ट की कि आप वो ग्रंथ हमें दे दीजिए,
आप जितना पैसा चाहें हम उसके बदले में आपको पैसा दे देंगे। उन्होंने मना कर दिया। तब मान सिंह जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वो ग्रंथ जो है उसकी कॉपी करने दीजिए और जो पैसा आप मांगेंगे वो हम आपको दे देंगे। उन्होंने इसकी परमिशन दी, तो यहाँ से उन्होंने विद्वान भेज करके उस ग्रंथ की हूबहू उन्होंने कॉपी करवा ली। सौभाग्य से वो ग्रंथ अभी हमारे पास में है, जो दुनिया का एकमात्र ग्रंथ है, लेकिन वहाँ पर एक आग लगी, उसमें वो ग्रंथ नष्ट हो जाता। नेपाल में उनके पास में वो ग्रंथ नहीं है। तो इस तरह के हज़ारों जो ग्रंथ है वो महाराजा मान सिंह जी ने उस ज़माने में कलेक्शन किया और वो सारे के सारे ग्रंथ यहाँ पर संकलित है। और जितने भी दुनिया भर से योग और प्राणायाम या दूसरे जो आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जैन संप्रदाय के ऊपर जो पीएचडी शोध करने आते हैं, उनके लिए इतना मटेरियल मेहरानगढ़ के इस महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र में है। हज़ारों हस्तलिखित ग्रंथ हैं जो आपको अन्य किसी भी जगह पर नहीं मिलेंगे। अभी 2-3 लोग अमेरिका में अलग अलग जो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से आकर के और अलग अलग विषयों के ऊपर शोध कर रहे हैं, जिन्होंने पहले हिंदी सीखी, संस्कृत, और इन सब के वो जानकार विद्वान, जिनके लिए सबसे बेस्ट जो मटेरियल है वो उनको इसी पुस्तक प्रकाश में मिला है। अब जो आप सामने देखेंगे, ये जोधपुर और जयपुर का जो युद्ध हुआ, उसमें जयपुर के जो महाराजा, जब ये दीवार नहीं थी, गेट नहीं था, तो सामने एक पहाड़ है, उसके ऊपर तोप लगाकर जयपुर महाराजा ने अटैक किया। और आज भी आप अगर देखें, इस दीवार के ऊपर ये सब तोप के गोलों के निशान मौजूद हैं। लेकिन दीवार का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहाड़ी दूर थी, दूर से उन्होंने फायर किया। लेकिन उसके बाद जब यहाँ से दीवार को आगे बढ़ाकर फिर नया गेट बनवाया गया, ताकि ये गेट अंदर रह जाए। आप अगर देखें तो गेट बिल्कुल संकरा है, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया। गेट छोटा रखने का रीज़न ये था कि 2 हाथी एक साथ नहीं आ सकते। अगर एक हाथी जा रहा है तो सामने दूसरा नहीं आ सकता। और ऊपर से ये जो आप हॉल देख रहे हैं, एक जो हॉल है वो गन लेकर के एक आदमी बैठा रहता, सैनिक, और दूसरा जो हॉल है गर्म तेल और पानी करके दुश्मन के ऊपर फेंका जाता था। इसके लिए आप अगर देखें, जगह जगह कंगूरे जो है, कंगूरों के ऊपर भी हॉल है, और नीचे ऐसा नीचे गिरता हुआ एक ऐसा होल किया हुआ है कि वहाँ खड़ा रह करके बंदूक से दुश्मन को मार सके। इस हिसाब से 2 अलग अलग तरह के अलग अलग एंगल से यहाँ होल बनाए गए हैं ऊपर, जैसा आप देख रहे हैं। और ये सब राउंड में जो आपको दिख रहे हैं, ये तोप के गोलों के निशान हैं। किले का राजमहल में प्रवेश के लिए सबसे आखिरी जो दरवाज़ा है, वो सबसे मजबूत जो दरवाज़ा है वो है लोहा पोल। ये इस किले का सबसे प्राचीन जो गेट है वो है। आप अगर देखें सिस्टम के अनुसार तो गेट यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ पर गेट होता तो उस वक्त में हाथियों को शराब पिलाकर उनको मदमस्त करके और नीचे से स्पीड से जब हाथियों को दौड़ाया जाता तो अपने सिर की टक्कर से वो हाथी इस दरवाजे को तोड़ सकते थे। लेकिन उस वक्त के जितने भी आर्किटेक्ट थे, जो बिना डिग्री वाले आर्किटेक्ट थे, उनका आप दिमाग देखिएगा कि गेट एकदम टर्न करते ही उन्होंने बनाया है, ताकि नीचे से स्पीड से अगर हाथी आए तो वो जैसे ही टर्न करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और दरवाजे के ऊपर जो भाले लगाए गए हैं, ये इस दरवाजे की सुरक्षा के लिए है कि हाथी अगर अपनी सिर की टक्कर मारता तो उनकी मार से घबराकर एलिफेंट वापस टर्न करता और उन्हीं की फौज को कुचलते हुए निकल जाता, जिनका खुद का हाथी होता। अब इस गेट से संबंधित एक दिलचस्प किस्सा है कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी थे, उनकी एक महारानी थी बूंदी की, जिनका नाम था महारानी जसवंत दे। जब धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह जी हार जाते हैं, क्योंकि वो मुग़ल सेना के साथ लड़े और मुग़लों की सेना बहुत ज़्यादा थी, और उन्हीं के कुछ लोग जो शाहजहाँ की तरफ से थे, कासिम खां वगैरह, वो सब सामने औरंगजेब से मिल जाते हैं। जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह जी को जिंदा रखने के लिए उनके आदमियों ने उस युद्ध से निकाल दिया, और रतलाम के संस्थापक रतन सिंह जी वगैरह उस युद्ध का उन्होंने नेतृत्व किया और वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब महाराजा जसवंत सिंह जी जोधपुर आते हैं तो उनकी महारानी जसवंत दे ने इस किले के दरवाजे बंद करवा दिए, और उनका जवाब था कि हारे हुए पति का मुंह नहीं देखना चाहती, अगर आप मर जाते तो मैं सती होकर के स्वर्ग में आपसे मिल लेती, लेकिन आप हार करके इस किले में ये सोचकर आए कि इस किले में आपको शरण मिलेगी,
तो दुर्भाग्य से आपने मेरे पियर और ससुराल दोनों जो कुल है उनको कलंकित किया आपने, और इस किले के दरवाजे उन्होंने नहीं खोले। तो उन्होंने अपनी महारानी को हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैं हार करके और मुंह छुपाने के लिए इस किले में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि राजपूतों को वापस पुनः संगठित करके और औरंगजेब के साथ मैं वापस युद्ध लड़ूंगा अपनी कुल देवी और इस देवी की कसम खाकर उन्होंने वादा किया। तब उन्होंने ये दरवाज़ा खोला और खाने के वक्त में वो महारानी ने लकड़ी के बर्तन के अंदर वो खाना परोस कर लेकर आई, और उनका ये जवाब था कि चांदी के और सोने के बर्तनों में आप खाना खाएंगे तो उनकी टकराहट से आप घबरा करके, तलवारों की खनखनाहट से तो घबरा कर वापस यहाँ आए हो, लेकिन चांदी के और सोने के चम्मच से जब आवाज़ होगी उससे घबरा कर आप वापस नहीं चले जाएं, इसके लिए लकड़ी के बर्तनों में खाना परोसा गया है। जब उन्होंने अपनी सास को पूछा कि मुझे बताएं आप ये सच में एक शतरानी का बेटा है या आपने कहीं गोद लिया या कहीं से लेकर आए हो, क्योंकि अगर शतरानी का बीज होता तो ऐसे युद्ध को बीच में छोड़ करके ये वापस नहीं आते। तो उनकी सास का ये जवाब था कि बीज तो शतरानी का है, लेकिन एक दिन मैं अपनी दासी से बाल बनवा रही थी, ये पालने के अंदर सोया हुआ था और सोया हुआ रोया तो मेरी एक दूसरी दासी थी, उन्होंने अपना दूध पिला दिया, तो मैंने इसको उल्टा करके और खूब वॉमिटिंग करवाई, लेकिन हो सके उसका दूध जो है इसके पेट में कहीं न कहीं रह गया है, तो वो दूध का असर है जिसकी वजह से ये युद्ध छोड़ करके वापस आया। ऐसी उस वक्त में शतरानियाँ हुआ करती थी। मारवाड़ के इतिहास और ख्यातों में ये घटना प्रमुख रूप से लिखी गई है। तो महाराजा जसवंत सिंह जी फर्स्ट और उनकी महारानी जसवंत दे जो बूंदी के छत्रुसाल हड्डा की पुत्री थी, महारानी जसवंत दे। हमारे दोनों साइड में जो हाथ आप देख रहे हैं वो सतियों के हाथ हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज की युवा पीढ़ी को अगर आप पूछें तो सतियों के बारे में उनकी जानकारी बिल्कुल नगण्य है। राजस्थान में कभी भी सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा बंगाल में थी कि पति के देहांत के बाद पत्नी को जबरदस्ती सती किया जाता, जबकि हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं थी। इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो आक्रमणकारी जिन्होंने अटैक किया है उस युद्ध में राजा अगर वीर गति को प्राप्त हो जाते तो उनकी जितनी भी महारानियां हैं उन्होंने अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए दुश्मन के गंदे हाथ, गंदी नजरें उनको छू नहीं पाए, क्योंकि उनके उस जमाने के जितना भी जो लिटरेचर मिलता है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे धर्म के अलावा दूसरे धर्म की महिलाओं की डेथ बॉडी भी अगर मिल जाए तो उस डेथ बॉडी के साथ में भी वो अगर कोई गंदा काम करें तो उनके धर्म के अनुसार हराम नहीं है। तो महिलाएं नहीं चाहती कि दुश्मन के गंदे हाथ हमारे को छू पाए। इसके लिए हजारों की तादाद में जैसलमेर, चित्तौड़ के किले में, बटनेर में, जालोर में, सिवाना में हजारों की तादाद में महिलाओं ने जोहर किए हैं और सती हुई है। यही कारण था कि दुश्मन उनकी देह को स्पर्श नहीं कर सके। अगर वो मरना चाहती तो जहर का कटोरा पीकर मर सकती थी, लेकिन जहर पीने से उनकी बॉडी दुश्मन के हाथ लग जाती, इसलिए वो सती होती थी। तो हमारे मारवाड़ में बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे कि माँ अपने बेटे के साथ सती हुई है, बहन अपने भाई के साथ सती हुई है, और तो और बहुत सारे इतिहास में ऐसे उदाहरण है कि राजा के वफादार नौकर जो जेंट्स है वो भी उनके साथ में जिंदा जल गए। तो हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं उनको दोनों साइड में जो हाथ है इनको बहुत पवित्र मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, और विधिवत यहाँ पर भी फेस्टिवल के टाइम में इनको सिंदूर चढ़ाकर माली पन्ने इनके ऊपर लगाए जाते हैं। तो बहुत ही पवित्र ये जो है सतियों के हाथ है, जो अलग अलग टाइम में रानियां अपने पति के साथ में अपनी खुद की इच्छा से जो सती हुई है। मारवाड़ का ये जो राठौड़ राजवंश है, दरअसल ये लोग यूपी के कन्नौज से आए थे, और पहले मारवाड़ के जो राठौड़ शासक थे वो थे राव सिया जी। मैं आपको बताना चाहूँ कि सिया जी के जो पिताजी थे, सिया जी के जन्म के वक्त जब पंडितों ने उनकी जन्मपत्रियाँ बनाई, उस जन्मपत्री के अनुसार वो जिस नक्षत्र में पैदा हुए थे वो पिता के ऊपर भार होता है, इसके लिए पंडितों ने उनको बता दिया कि ये आपके लिए खतरा है। तो सिया जी के जन्म लेते ही, हालांकि राज परिवार में जो बच्चे पैदा होते थे तो उनके एक सील लगा दी जाती, एक मोहर लगा दी जाती, जन्मते ही दाम दिया जाता, जिससे ये पता चलता है कि ये राज परिवार में पैदा हुए हैं।
तो बचपन में जन्म के कुछ टाइम बाद में उनको जंगल में छोड़ दिया गया। तो वहाँ एक शेरनी थी, उन्होंने उस छोटे बच्चे को अपना दूध पिला करके बड़ा किया। कुछ टाइम बाद में वो राजा जब जंगल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है जो शेरनी का दूध पी रहा था, और जब उन्होंने ध्यान से देखा उस बच्चे को जो उस वक्त में थोड़ा बड़ा हो चुका था और उसके मोर लगी हुई थी, तो राजा पहचान गए कि मेरे ही परिवार का बच्चा है। और चूंकि वो बच्चा सिंहनी का दूध पी कर के बड़ा हुआ था, इसलिए उनका नाम रखा गया सिया। जो बाद में जब वो थोड़े बड़े हुए तो अपने कुछ लोगों के साथ पुष्कर आए, तो पुष्कर में कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको निवेदन किया कि हमको दुश्मन बहुत परेशान करते हैं पाली के आसपास, गुजरात से मुस्लिम जो आक्रमणकारी है वो, तो हमारी रक्षा के लिए आप वहाँ चले। तो अपने कुछ आदमियों के साथ वो पाली में के पास उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और 1212 में वो मारवाड़ के अंदर आए और पाली के पास में बिट्टू गांव में वो दुश्मनों से लड़कर के वीर गति को प्राप्त हुए। तो सिया जी के बाद में उनके पुत्र आसचान जी, पौत्र दुवड़ जी, ये कंटिन्यू करके 13 पीढ़ियाँ एक के बाद एक सब के सब रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए काम आए। कोई गायों के लिए, कोई मंदिरों के लिए, कोई अलग अलग जो युद्ध है उसमें हिंदुस्तान का पहला ये राठौड़ राजवंश है जिसकी 13 पीढ़ियाँ एक के बाद एक सब के सब युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए। इसलिए इस राजवंश को कहते हैं रणबंका राठौड़। अपने इन पौरुष, बहादुरी और वीरता के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर जाकर के और छोटे बड़े 10 राज्यों की स्थापना करी, जिसमें 6 जो राज्य है वो मध्य प्रदेश में हैं। सैलाना, जाबुआ, रतलाम, सीतामऊ, अलीराजपुर, अमजेरा, दत्ती गांव इत्यादि। 3 राज्य राजस्थान में है, जोधपुर के अलावा 2 और है, बीकानेर और किशनगढ़। एक राज्य जो है वो गुजरात के अंदर है, ईडर। ये टोटल 10 जो रियासतों की स्थापना है राव जोधा जी के वंशजों ने, सिया जी के वंशजों ने अलग अलग जगह जाकर के उन राज्यों को स्थापित किया। तो जोधा जी चूँकि अपने भाइयों में सबसे बड़े नहीं थे, लेकिन परंपरा के अनुसार बड़ा बेटा राजा बनता है। लेकिन राव जोधा जी के पिता या राव रणमल जी की ये इच्छा हुई कि मेरे बाद में मेरा जोधा बेटा राजा बने, यानी योद्धा बेटा राजा बने। तो वास्तविक जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था अखेराज जी, जो जोधा जी के बड़े भाई थे। उन्होंने उसी वक्त अपना अंगूठा तलवार से काटकर टपकते हुए खून से छोटे भाई के तिलक करते हुए राजगद्दी का परित्याग करके महाभारत में भीष्म जैसा आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया। तो उनके बाद में जितने भी महाराजा हुए वो सब जोधा जी के वंशज यहाँ शासक हुए और उन्हीं सभी शासकों का राज्याभिषेक मार्बल की इस कुर्सी के ऊपर होता रहा है। तो ये श्रृंगार चौक जो आप देख रहे हैं महाराजा का राज्याभिषेक का जगह है। राज्याभिषेक जब होता उस टाइम महाराजा इस कुर्सी के ऊपर विराजते। उनके सामने जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर महाराजा के भाइयों के वंशज और बेटों के वंशज, जिनको मारवाड़ में कहते हैं सिरायत, ये सभी बैठते। और ऊपर जो कक्ष आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कक्ष जो है ये है रानियों के लिए। जो महारानियाँ हैं वो इन जालियों जरोकों में बैठ करके, और वो हमको देख सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख सकते, पर्दा प्रथा को ध्यान में रख करके ये बनाया गया है। ये आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हैं राजपूत और मुस्लिम मिक्स आर्किटेक्चर है। जो आर्च देख रहे हैं, चांद जैसे जो आर्च आप देख रहे हैं वो मुस्लिम आर्किटेक्चर है, और जालियाँ और जरों के दूसरे जो आप देख रहे हैं वो सब हिंदू आर्किटेक्चर है। तो इन महलों के अंदर भी जाएंगे। अब उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो लास्ट जो राज्याभिषेक है 1952 में अभी जो वर्तमान महाराजा गज सिंह जी है उनका हुआ, वो मात्र 4 साल के थे जब उनका राज्याभिषेक हुआ। उनके पिता महाराजा हनुमंत सिंह जी का प्लेन क्रैश के अंदर देहांत हो जाता है सिर्फ 28 साल की उम्र में। चूँकि अपन म्यूज़ियम शुरू करें उसमें पहला जो कक्ष है वो है एलिफेंट सीट। इसको हिंदी में कहते हैं होदा। तो इसको हाथी के ऊपर रखा जाता। वैसे महाराजा के जो फील खाना है उसमें कई हाथी रहते, लेकिन उन हाथियों की कैटेगरी के हिसाब से उनको यूज़ लिया जाता। सबसे गुस्से वाला हाथी है, उसको डेली शराब पिलाई जाती थी, मदमस्त किया जाता। किले के दरवाजे तोड़ने के लिए, युद्ध के लिए उन टल्ली हाथियों को काम में लिया जाता। सुंदर यंग एलिफेंट होते, उसके ऊपर महाराजा की सवारी होती थी। सबसे तेज़ दौड़ने वाला हाथी है। शिकार जब जाते या एलिफेंट पोलो जब खेलते थे उस टाइम यूज आता। सबसे आलसी जो हाथी है वो सामान ढोने के लिए काम में आता।
और सबसे शर्मिला जो हाथी है वो महारानियों की सवारी के लिए काम में आते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह की सीट है। उसमें पहली सीट आप देख रहे हैं सिल्वर के ऊपर गोल्ड पॉलिश है। जोधपुर महाराजा जब जोधपुर से बाहर जाते थे उस टाइम यूज़ लेते हैं। इसमें हाथी की जो गर्दन है उसके ऊपर, यानी इस सीट के आगे की तरफ बैठता था महावत, पीछे ऊपर की तरफ जो सीट है उसके ऊपर महाराजा बैठते थे, और उनके ठीक पीछे की तरफ जोधपुर स्टेट के प्रधान पोखरण के जागीरदार जो मारवाड़ के बाद में मारवाड़ स्टेट के प्रधान हुआ करते थे, चांपाव सरदार, वो पीछे की तरफ बैठते। तो इसमें अलग अलग तरह की एलिफेंट सीट है, अलग अलग तरह के होदे हैं जो आपके समक्ष है, आप देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं अलग अलग तरह की एलिफेंट सीट इस गैलरी में डिस्प्ले है। जैसे ये जो सीट आप देख रहे हैं ये मेहमानों के लिए थी, अगर दूसरी रियासत के कोई महाराजा आते थे उनके लिए, ये सामान ढोने के लिए है। इसमें आगे की तरफ आप देखेंगे वो महारानियों के लिए, शिकार, पिकनिक, तीर्थ यात्राओं के लिए, युद्ध के लिए जब उनकी रानियाँ उनके साथ में जाती थी तो ये महारानियों के लिए इसको पूरा पर्दे से ढका जाता। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये मंदिर जाने के लिए है। शिकार के लिए है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी को अफगानिस्तान कैप्चर करने के उपलक्ष्य में 18 दिसंबर 1657 में मुगल बादशाह शाहजहाँ ने ये उनको गिफ्ट किया था। तो शाहजहाँ के द्वारा गिफ्ट किए ये सब ओरिजिनल मूल जो जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में यहाँ रखे हैं। युद्ध के लिए जोधपुर से बाहर जाने पर दूसरी जो गैलरी है उसमें पालकियाँ हैं। इस तरह की पर्दे वाली जो पालकी है वो हिंदुस्तान में मुगल्स आने के बाद में स्टार्ट हुई, क्योंकि पर्दा प्रथा का सिस्टम हिंदुस्तान में मुगल्स लेकर आए थे। उसके पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहीं पर भी पर्दा प्रथा का सिस्टम नहीं था। तो ये जो पालकी आप देख रहे हैं ये महारानी की पालकी है, बिल्कुल पर्दे वाली, जिसके अंदर बैठकर वो जाली से बाहर वाले लोगों को महारानी साहिबा देख सकती, लेकिन उनको कोई नहीं देख सकता। दोनों तरफ जाली लगी हुई। इसके पालकी को उठाने वाले कहार जो 4 से 6 लोग इसको उठाते थे। इसके आगे जो पालकी है ये पालकी यूज़ आती थी राजकुमारियों की शादी में, तो इसलिए इस पालकी को कहते हैं डोली। ये पूरी पालकी बंद हो जाती है, गोल्ड का सुंदर काम किया हुआ है। अंदर आप देखें श्री कृष्ण की बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है इस पालकी में, और पालकी में उदयपुर की बनी हुई बिल्कुल लाइट वेट है, और इसको कहते हैं डोली। अगर आप सामने देखें तो कई महिलाओं का ये प्रश्न होता है हमको कि अंदर उनको घुटन नहीं होती थी क्या, तो इसमें आप देखें हवा के लिए आगे जो सिस्टम किया हुआ है, वेंटिलेशन जो सिस्टम है, हवा क्रॉस वेंटिलेशन है, इससे आगे पीछे इस तरह की हवा आ जा सकती, लेकिन अंदर बैठ करके वो बाहर का नज़ारा भी देख सकती, बाहर से अंदर का नज़ारा नहीं दिखता। आप लोग जितने भी जो गढ़ किले देखेंगे उसके अंदर 2 सेक्शन होते थे। एक सेक्शन होता था जनाना सेक्शन, तो जनाना सेक्शन ये ऊपर वाला है, और जनाना सेक्शन में राजमाता, दूसरी माजियाँ यानी राजा के माँ के अलावा दूसरे राजा की जो रानियाँ, जब राजा देवलोक हो जाते तो दूसरी जो रानियाँ हैं विडो, वो सब कहलाती थी माजीसा। तो राजा की अन्य जो माएँ हैं वो इसके अलावा महारानियाँ, रानियाँ, राजकुमारियाँ और उनकी सेवा के लिए दासियाँ, इन सब के लिए जो पहरेदार हुआ करते थे वो सब हिजड़े हुआ करते थे, और उनको हमारे यहाँ मारवाड़ में हिजड़ा या किन्नर नहीं कह करके और बहुत ही सम्मानजनक शब्द उनके लिए काम में लिया जाता, वो है नाजर, जो उनकी सेवा में रहते थे। दूसरा जो सेक्शन है वो है मर्दाना सेक्शन। मर्दाना सेक्शन में राज परिवार के मेंबर्स, जिसमें महाराजा, राजकुमार, ये सभी जो है यहाँ रहा करते थे। अब अपन नीचे जा खड़े हैं, हमारा जो ये जगह है ये इसमें वाटर टैंक है। राजस्थान के बारे में अगर अपन कहें तो पानी की सबसे बड़ी समस्या थी राजस्थान में, और पीने के लिए जो पानी है उसके लिए इस किले में 7 बड़े वाटर टैंक है। बारिश के पानी की एक एक बूंद इकट्ठी की जाती, जब किले के ऊपर घेराबंदी होती थी उस टाइम में ये पानी पीने के लिए यूज़ आता था। और हाईएस्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि जालोर का किला एकमात्र ऐसा किला था जहाँ पर पानी का उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने 12 साल की घेराबंदी के बावजूद वो किला कैप्चर नहीं हो पाया। तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जयपुर और बहुत सारे जब अटैक हुए किले में, तो उस वक्त में उन्होंने पीने का जो पानी है, बारिश के पानी के एक एक बूंद को सहज करके, और उसी पानी को जब घेराबंदी होती थी उस टाइम वो लोग पीने के लिए काम में लेते थे। अब जो सेक्शन अपन देखेंगे वो है दौलत खाना।
जिसमें मारवाड़ स्टेट का खजाना रखा जाता था। हमारे सामने एक पालकी है। दरअसल जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी ने 1730 में गुजरात के ऊपर अटैक किया और सरबुलंद खान को युद्ध में हराकर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जीत कर लेकर आए, जिसमें कई तोपें और किले का जो मेन गेट जहाँ से आपने एंटर किया था वो दरवाजे, और इसके साथ ये पालकी भी वहाँ से जीत कर लाई गई। तो आप देख रहे हैं पालकी मुस्लिम स्टाइल की है और इसके ऊपर गोल्ड वर्क किया हुआ है, महाडोल नाम का। हमारे सामने एक तोरण है। शिव पुराण के अनुसार तोरण नाम का राक्षस था। भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई। तोरण राक्षस अपनी पूरी राक्षसों की फौज लेकर पार्वती जी से शादी करने पहुंच गया, लेकिन पर्वतराज हिमालय का जो गढ़ है उसके मुख्य द्वार के ऊपर भगवान शिव और तोरण का युद्ध होता है। उसमें भगवान शिव तोरण को मार देते हैं, लेकिन वो शिव भक्त होता है, इसलिए उन्होंने वरदान दिया कि शास्त्रों की रीति के अनुसार अगर शादी होगी तो सबसे पहले जीत के रूप में तुझे याद किया जाएगा। इसलिए हिंदू रिवाज के अनुसार लड़की के घर के ऊपर मेन गेट के ऊपर तोरण लगाया जाता है। दूल्हा जब अंदर जाता है तो इसके ऊपर 7 बार तलवार से मारता है। तो शादी जैसे मांगलिक जो पर्व है उसके ऊपर मारना सब कहाँ से आ गया? हमारे यहाँ कहते हैं तोरण मारा। तोरण जीत का प्रतीक है। इसमें गणेश जी को बाद में ऐड किया गया है, क्योंकि पार्वती जी की शादी में तो गणेश जी का काम ही नहीं था। तो आप देख रहे हैं ये तोरण है। राजस्थान और महाराष्ट्र और राजस्थान से जुड़े हुए प्रदेश है, वहाँ आज भी शादी के टाइम में तोरण मारने का रिवाज है। दूल्हा फिर अंदर जाता है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो सबसे पहले एक नृत्य करने वाली जो महिला है उसकी जो स्टेचू आप देख रहे हैं, ये दरअसल वाइन बोतल है। तो इसकी चोटी ऊपर से खोल करके और इस हाथ में छेद है वाइन के लिए, ये पानदान है इसमें पान के लिए। इधर जो आप देख रहे हैं ये लैंप है, लैंप के नीचे लगाने के लिए। ये गंगा जल के लिए, इसमें ये तिलक के लिए चोपड़ा है, ये सुपारी के लिए है। और इधर जो आप देख रहे हैं ये कलमदान है। ये सारे चांदी के बने हुए और इसमें गोल्ड वर्क किया हुआ है। इसी तरह ये चांदी का बना हुआ महीन तारों का खूबसूरत काम है। और ये है हुक्का महाराजा का। हुक्के का चलन हमारे यहाँ जो है मुग़लों से आया है। और ये वाइन बोतल है। तो जगमोहन, केसर, कस्तूरी, गुलाब, इस तरह की वाइन हमारे मारवाड़ की फेमस है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि मेडिसिन के तौर पर वाइन यूज़ आती थी। तो ये सभी वाइन बोतल्स हैं। हुक्के के नीचे लगाने के ये बोल्स हैं, जिसमें चांदी का खूबसूरत काम किया हुआ है। इसी तरह हाथीदांत का जो काम है, जोधपुर के सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन था राय का बाग पैलेस। तो ये राय का बाग पैलेस का मॉडल है, आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन का। और इसके अलावा ऊपर आप देख रहे हैं ये ट्रेन का मॉडल है। दोनों साइड में महाराजा की जो रोल्स रॉयस कारें हैं उसका हाथीदांत का मॉडल है। अभी भी ये ओरिजिनल रोल्स रॉयस उमेद भवन पैलेस में वर्तमान महाराजा है उनके खुद के पास में है। तो ये दोनों रोल्स रॉयस कार का मॉडल है, हाथीदांत का बना हुआ। हमारे सामने 2 ताले हैं। एक ताला आप देख रहे हैं, ताले का वजन है लगभग 20 किलो और इसकी चाबी जो है उसका वजन है लगभग 2.5 किलो। तो ये जो ताला है ये मेन गेट पे लगाया जाता था, जैसा कि एक फ़ोटो है इसमें आप देखेंगे मेन गेट के ऊपर लगा हुआ ताला है। दूसरा जो ताला है ये खजाने के लगाया जाता था। इस ताले की 4 चाबियाँ हैं। 4 में से 4 अलग अलग विश्वस्त जो लोग थे उनके पास इसकी चाबियाँ हुआ करती थी। चारों लोगों के एक साथ इकट्ठे होने पर ही खजाने का ताला खुलता था। इसलिए अगर इसमें एक भी चाबी नहीं होती तो ताला नहीं खुलता था। तो ये लोग हैं। उस वक्त में हमारे यहाँ जो कॉइन चलते थे, तांबे के, चांदी के, गोल्ड की मोहर, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के जो सिक्के चलते थे, वो सब सिक्के अलग अलग राजाओं के टाइम में, ब्रिटिश टाइम में किस तरह के सिक्के थे, मुग़लों के टाइम में किस तरह के सिक्के चलते थे, राजपूत कालीन लाइक विजय शाही, इस तरह के जो सिक्के हैं वो सब यहाँ की टकसाल में जो बनते थे वो सब ये सिक्के हमारे पास में रखे हुए हैं। अब ये जो बड़ी गन आप देख रहे हैं, वैसे 3 तरह की तोपें हमारे यहाँ हुआ करती थी। एक तोप वो है जो किले की प्राचीर के ऊपर रखी हुई फिक्स तोप है। अगर 3-4 किलोमीटर दुश्मन है तो वो तोप यूज़ आती। दूसरी पहियों के ऊपर चलने वाली तोप, हाथी, घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ियों से वो तोपें ले जाई जाती जब ग्राउंड के अंदर फाइट होती थी तब। तीसरी वो तोप होती थी जो सुतुरनाल और गजनाल तोपें हुआ करती थी। सुतुरनाल ऊंट के ऊपर और गजनाल हाथी के ऊपर बंदूक नुमा तोपें हुआ करती थी। उसके ऊपर बैठ करके और आमने सामने घुमा करके दुश्मन के को मार दिया जाता। तो इसी तरह की ये जो है हाथी
और ऊँट के ऊपर यूज़ आने वाली ये टोपीदार गन है जो आप देख रहे हैं। हमारे सामने एक टेंट है। इस तरह के टेंट जब महाराजा युद्ध के लिए जाते थे जोधपुर के बाहर जंगलों के अंदर, उनका सामियाना जब लगाया जाता था उस टाइम में एक पूरा नगर बसा दिया जाता था, क्योंकि बहुत सारे जो टेंट है लगते थे राजा के लिए अलग, उनके सेनापति दूसरे जागीरदारों के लिए अलग, आम जो सैनिक है उनके लिए अलग तरह के सामियाने लगाए जाते थे। तो राजा के लिए उनकी अलग पहचान के लिए एक अलग खूबसूरत टेंट हुआ करता था। आप अगर इस टेंट के अंदर देखें तो बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर चांदी की एम्ब्रॉयडरी का काम किया, यानी वायर जो यूज़ लिए गए हैं वो चांदी के महीन जो तार है वो यूज़ लिए गए हैं इसके अंदर। और इसकी कनात है उसके ऊपर अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत रेशमीन जो धागे हैं वो यूज़ लिए गए हैं। एक एक रेशमीन धागों का ये काम है। ऊपर भी आप देखें तो हाथ की पूरी एम्ब्रॉयडरी है, रेशमीन थ्रेड्स इसमें यूज़ लिए गए हैं। तो इस किले में जोधपुर महाराजा के पास सबसे बेहतरीन एक टेंट है जो मुग़लों के टाइम का जीत कर लाया गया टेंट है, और वो है लाल डेरा नाम का टेंट। वो बहुत ही खूबसूरत टेंट है। वैसा टेंट पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। और वो टेंट 91 में अमेरिका के अंदर भारत महोत्सव हुआ, उसमें उस टेंट को प्रदर्शित किया गया। और उस टेंट को लगाने के लिए अमेरिका ने क्रेन लगाकर टेंट लगाने की ज़रूरत समझी, लेकिन क्रेन लगाने के बावजूद वो टेंट को लगा नहीं पाए। तब गोकल जी करके जोधपुर के पास के चेराई गांव के एक पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो कारीगर थे, उन्होंने उस टेंट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अमेरिका में जाकर डिस्प्ले किया और उस भारत महोत्सव में उस टेंट की बहुत सराहना की गई। आज भी बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल की जो मैगज़ीन आती है उसमें उस टेंट के फ़ोटो छपते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जरदोजी और महीन एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया। जोधपुर महाराजा के सिले खाने के स्टोर में अभी भी वो टेंट रखा हुआ है। वैसा टेंट हिंदुस्तान में कहीं किसी के पास नहीं है, जो लगभग 300 साढ़े 300 साल पुराना वो टेंट है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी के द्वारा बनाया गया ये शीश महल है। और शीश महल में अगर आप देखें तो पूरे महल के अंदर 1000 से ज़्यादा शीशे लगे हुए हैं। अगर इसमें एक मोमबत्ती सेंटर में रखी जाए तो जितने शीशे हैं उतनी मोमबत्तियाँ जिनका प्रतिबिंब इन शीशों में दिखाई देता है, तो 1000 की तादाद में मोमबत्तियों का प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है। दिवाली के दिन महाराजा अपनी महारानियों के साथ में इस महल के अंदर लक्ष्मी जी का पूजन करते थे। और चारों तरफ अगर आप देखें तो देवी देवताओं की सारी पेंटिंग है। ठीक सामने एक पेंटिंग है जिसमें आप देखेंगे भगवान शिव पार्वती जी के साथ में हैं, और उनके दोनों साइड में 2 महिलाएं खड़ी है। वो गणेश जी की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम था रिद्धि सिद्धि, और उनके दोनों साइड में 2 बच्चे खड़े हाथ जोड़ करके। ये गणेश जी के 2 पुत्र हैं और उनका नाम था शुभ और लाभ, जिनको पहली बार आप पेंटिंग में देख रहे हैं। घर के बाहर तो शुभ लाभ लिखा हुआ आप देखेंगे, लेकिन पेंटिंग में पहली बार शुभ लाभ को आप देख रहे हैं, जो गणेश जी के पुत्र थे दोनों, और वो भी शादीशुदा थे। उनकी दोनों की पत्नियों के नाम था तुष्टि एंड पुष्टि, और उनके भी बच्चे थे जिनका नाम था आमोद प्रमोद। तो ये पूरा गणेश जी का परिवार था जो इस पेंटिंग में, इस महल के अंदर पेंटिंग के रूप में विद्यमान है। मेहरानगढ़ का सबसे खूबसूरत अगर कोई महल है तो इससे अच्छा खूबसूरत महल सिर्फ मेहरानगढ़ का ही नहीं, पूरे राजस्थान के किसी भी दुर्ग में आपको ऐसा खूबसूरत महल देखने को नहीं मिलेगा। इस महल में अगर आप देखें तो ऊपर पूरा सोने का काम किया हुआ है। अच्छा। और ये गोल्ड महाराजा अभय सिंह जी ने जब गुजरात के ऊपर अटैक किया तो वहाँ से खूब सारा सोना जीत कर लेकर आए, और उन्होंने ही इस महल के अंदर वो गोल्ड लगवाया है। तो इसमें ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ के राजाओं राजकुमारों के साथ देवी देवताओं की भी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। जैसे सामने उधर आप देखें कॉर्नर पे तो नरसिंह अवतार है। तो इसी तरह दूसरी जो पेंटिंग है उसमें सारे देवी देवता है। नीचे की तरफ किनारी के ऊपर जो पेंटिंग है दूसरे में, वो राग रागिनी की पेंटिंग है, जिसमें एक एक राग का नाम लिखा हुआ है। 6 राग और 30 रागिनी होती है। इसके अलावा जालियों के अंदर लाल नीले पीले हरे शीशे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे की तरफ किसी तरह की कोई लाइट नहीं है। अच्छा। डायरेक्ट सन लाइट से ऐसा लगता है कि पीछे लाइट है, जबकि ये उस ज़माने में बेल्जियम से आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हमारे यहाँ इस तरह के शीशे जो है यहाँ बिकने के लिए आते हैं, और इसके बदले में यहाँ से गोल्ड ले गए अंग्रेज, और उसके बदले में इस तरह के कलरफुल शीशे हमारे यहाँ पकड़ा गए। वो ये 100 साल पुराना कारपेट है। युद्ध के बाद महाराजा विश्राम के क्षण इस महल में बिताते, जहाँ उनके दरबारी नर्तकियाँ दरबारी गायिकाएँ उनके लिए नाच गाना पेश करती थी। तो इसमें आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत ये कक्ष है,
मारवाड़ स्टेट का सामने 5 कलर का फ्लैग है विथ राज चिन्ह। और ये नृत्य का कक्ष था जहाँ महाराजा अपने मेहमानों के साथ इस जगह पर युद्ध के बाद विश्राम के क्षण बिताते थे, जहाँ उनकी राज गायिकाएँ नृत्यकाएँ उनके मनोरंजन के लिए नाच गाना पेश करती थी। ये जो लगा हुआ है ये भी गोल्ड है? इसमें बाकी आप देख रहे हैं पिलर के ऊपर की तरफ ये सिर्फ गोल्ड की चित्रकारी है। अच्छा। चित्र में कलर के तौर पर गोल्ड यूज़ आया है, लेकिन ऊपर जो है ये पूरा सोने का काम किया हुआ है। और चारों कोनों पे 4 काले फीते नज़र आ रहे हैं आपको किनारी पे। इसकी खूबसूरती को किसी की नज़र ना लगे इसके लिए ये लगाए गए। तलवारें हमारे यहाँ 2 तरह की है। पहली तलवारें राजपूत कालीन जितनी भी तलवारें हैं उनमें आप देखेंगे दोनों तरफ इसमें धार है, तो इसको कहते हैं खांडा। ये जितनी भी है ये सब ओरिजिनल अलग अलग राजाओं की तलवारें हैं, और उन सब राजाओं का इन तलवारों के ऊपर अगर आप देखें कईयों का तो नाम लिखा हुआ है। तो ये सब तलवारें युद्ध लड़ने के काम में आती थी, शादियों में सेरेमोनियल तलवार नहीं है। तो ये राजपूत कालीन जितनी भी तलवारें हैं वो सब आपको हेवी तलवारें देखने को मिलेगी। जैसे ये नागौर के हमारे यहाँ बखत सिंह जी हुए जो जोधपुर के महाराजा बने थे बाद में, उनका नाम लिखा हुआ इस तलवार के ऊपर। अंदाजन अगर वजन देखें तो 5-5.5 किलो तलवार का वजन है। जबकि मुस्लिम स्टाइल की जितनी भी तलवारें हैं वो सब तलवारें आप देखेंगे तो बिल्कुल लाइट वेट में हैं। हम एक बार हाथ चलाएं और वो 5 बार हाथ चला सकते थे, इतनी लाइट वेट की तलवारें हैं। इसमें आप देखें जो तलवार की ब्लेड है उसको इंग्लिश में कहते हैं डेमस्कस, हिंदी में कहते हैं संखेला। ये बिल्कुल मुड़ सकती है लेकिन टूटेगी नहीं। तो बेहतरीन जो शस्त्र हैं वो मुग़लों के पास हुआ करते थे, और ब्रिटिशर्स आने के बाद में फिर गन शुरू हो गई। तो ये सारे शस्त्र आप देखेंगे, और इनमें भी बहुत सारे शस्त्र हैं जिसमें ये नागिन जैसी तलवार आप देख रहे हैं बल खाती हुई। तो ये ग्रेट वॉरियर अमर सिंह राठौड़ की तलवार है। अमर सिंह जोधपुर के राजकुमार थे, बाद में नागौर के शासक बने, जिन्होंने मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के सगे साले सलाबत खान को अपनी कटार के एक ही वार से उन्होंने मार दिया। उन्हीं अमर सिंह राठौड़ की ये तलवार है, सबसे हैवी, जिनका नाम लिखा हुआ है। ये लगभग 13-14 साल की उम्र में जब वॉर की ट्रेनिंग दी जाती थी उस टाइम में बच्चों को आर्मर पहनाए जाते थे। ये आप बख्तर देख रहे हैं, उस वक्त में छोटे बच्चे का एक बख्तर है। उनको ट्रेनिंग के तौर पर जब ट्रेनिंग दी जाती उस टाइम पहनाया जाता, कमर के लिए, हाथों के लिए, चेस्ट एंड बैक साइड के लिए एज ए हेलमेट। और वो दोनों देख रहे हैं आप, ढाल है जो तलवार का वॉर बचाने के लिए काम में आती है। इसी तरह आप देखेंगे कटार। ये जो कटार आप देख रहे हैं इसमें इसको पकड़कर पेट में मारने से, खींचकर बाहर निकालने से कैंची की तरह खुल जाती थी इस तरह से। और इनमें आप देखें क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम की कटार है इसलिए इसमें पिस्तौल अटैच है, और इनमें हाथी दांत का, गोल्ड का खूबसूरत काम किया गया है। ये सब खंजर है। खंजर हमेशा फेंकने के लिए काम में आते। 30-40 फीट की दूरी पर अगर दुश्मन है तो निशाना लगाकर फेंका जाता था। इसी तरह ये जो गन है, इस तरह की गन हिंदुस्तान में सबसे पहले मुगल्स लेकर आए। हमारे यहाँ तोप, गन, बारूद ये सब मुगल्स लेकर आए थे। और मुगलों में सबसे पहले तोप लाने वाला था बाबर, जिसका महाराणा सांगा के साथ युद्ध हुआ। खानवा का जो मैदान है, एक तरफ हमारे पास में जो है लाखों की फौज थी, तो दूसरी तरफ उनके पास 25,000 ही थे। लेकिन तोप, गन, बारूद होने की वजह से, हालांकि संख्या में हम इतना ज़्यादा थे कि उन्होंने मुग़लों की तोपें छीन ली, लेकिन हमको चलाना नहीं आता क्योंकि हमारे लोगों ने पहले तोपें कहीं देखी नहीं थी, इसलिए उस युद्ध में हमको हार का सामना करना पड़ा। तो इसी तरह इधर जो आप देख रहे हैं गन, जैसे नीचे जो गन है ये शिकार जब जाते थे उस टाइम यूज़ लेते। जैसे युद्ध जब होता सामने वाले को सावधान किया जाता, सावधान, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो शिकार भी जब जाते थे शेर का शिकार करने के लिए, उनको पहले वार्निंग दी जाती थी, इस गन से फायर नहीं होता, ये सिर्फ आवाज़ के लिए है, ज़ोर से धमाका होता। उनको मौका दिया जाता था भागने का, उसके बाद शिकार किया जाता भागते हुए का। इसी तरह दूसरे जो शस्त्र है, इसमें ये जो शस्त्र आप देख रहे हैं इसको तीर के साथ बांध कर निशाना लगाकर छोड़ा जाता। तीर नहीं लगता, लेकिन ये दुश्मन के सीधा पेट में घुसता। तीर नहीं लगता, ये लग जाता है, इसलिए इसको कहते हैं तुक्का। हमारे यहाँ कहावत है, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। तीर नहीं तो तुक्का सही, तुक्का लगाया तो ये तुक्का है जो आप देख रहे हैं। ये सुबह के टाइम में जब महाराजा भ्रमण के लिए जाते हैं उस टाइम ये छड़ी उनके पास में रहती है, ये गुप्ती है। 2 नंबर पार्ट इसके ऊपर की तरफ छुपाया हुआ शस्त्र है।
छड़ी के साथ छुपाया हुआ शस्त्र गुप्ती। इसमें 3 चीज़ें हैं, छुरा, पिस्तौल और गुप्ती। ये वाला पार्ट इसके नीचे की तरफ छुपाया हुआ रहता था। इधर आप देख रहे हैं भाले, शिकार के लिए यूज आते हैं। राजा घोड़े पे हैं, दुश्मन अगर हाथी के ऊपर है तो उनके लिए भाले यूज आते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं ये भाले की जो नोक है ये, और बैम्बू या चांदी का काम किया हुआ इसमें अंदर। नीचे जो चौक आप देख रहे हैं, इस चौक के अंदर संगीत के प्रोग्राम हुआ करते थे, नृत्य के जो प्रोग्राम हुआ करते थे। तो हम जहाँ खड़े हैं गैलरी में, वहाँ से महाराजा और उनके अन्य पुत्र, और सामने जो जालियाँ और झरोके जो आप देख रहे हैं, वहाँ से महारानियाँ वो प्रोग्राम देख सकती थी, उसके लिए ये गैलरी है। तो नीचे राजकीय जो भी प्रोग्राम होते थे, संगीत, नृत्य के, दूसरे खेल, भजन संध्याएँ हुआ करती थी, तो ये सब रानियाँ वगैरह वहीं से देखती थी। ये नीचे कक्ष है जो आप देख रहे हैं। उधर आखिरी निर्माण कार्य के रूप में 1843 में जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जी ने अपने बेडरूम बनवाकर पूरा किया। इस बेडरूम की छत अगर आप देखें तो पूरी लकड़ी की बनी हुई है, और सीलिंग के ऊपर जो बोल्स हैं ये भी यूरोपियन स्टाइल के क्रिसमस जो बोल्स यूरोप में लगते हैं उस तरह के हैं। नीचे दीपक और मोमबत्तियाँ जलाने से कलरफुल लाइट का रिफ्लेक्शन होता था। फ्लोर के ऊपर देखने से लगता है जैसे कोई कारपेट है, जबकि कोई कारपेट नहीं है, फ्लोर के ऊपर पेंटिंग बनाई गई है। अच्छा। और इसमें पेंटिंग में जितने विषय होते हैं, शिकार, राग रागिनी की, होली, दिवाली, दशहरे को सेलिब्रेट करते हुए, संगीत सुनते हुए, नृत्य की पेंटिंग, इवन सामने आप देखें महिषासुर मर्दिनी की पेंटिंग, ये सभी की सभी पेंटिंग इस महल के अंदर है। ठीक सामने एक छोटा सा बेड लगा हुआ है, उसके ऊपर की तरफ एक पंखा है। आगे पंखा वाला बेड था, उसके हाथ में पंखे की रस्सी होती, वो खींचता जिससे पंखा चलता। और फ्री टाइम में जब महाराजा यहाँ सामने बैठ करके और चौपड़ खेलते थे, तो ये इस महल में है। और यूरोपियन आ गए थे हिंदुस्तान में, तो इसलिए इसको कुछ हद तक आप देखें इसके अंदर यूरोपियंस की भी पेंटिंग्स है अंदर। और ये जो सोफ़े वगैरह जो लगे हुए हैं, ये यूरोपियन के आगमन का प्रमाण है, क्योंकि सोफ़े, कंफर्टेबल सोफ़े वही लेकर आए थे हमारे यहाँ। उसके पहले हमारे यहाँ इस तरह का चलन नहीं था। आप अगर देखें तो कई लोग, कई पर्यटक आते हैं, ये हमारे से प्रश्न करते हैं कि ये बेड बिल्कुल छोटा है। उसका मतलब ये है कि राजा जब सो रहे हैं तो उनके पैर 1 फीट तक बाहर रहते हैं, क्योंकि राव जोधा जी के जो पिता राव रणमल जी थे, उनकी मेवाड़ में हत्या हो गई, क्योंकि बेड बिल्कुल बड़ा था और उनको बांध करके उनकी हत्या की गई। तब से राठौड़ जो है वो छोटा बेड रखते हैं, ताकि अगर बांध दे तो बेड सहित खड़े हो सकते थे पैर बाहर रहने से। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं बेड बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ का सबसे खूबसूरत ये तखत विलास है, जो महाराजा तखत सिंह जी का बेडरूम है। हमारे सामने जो नीले कलर के मकान आप देख रहे हैं जी, ये सब ब्राह्मणों के घर है। अच्छा। यहाँ के जो महाराजाज हैं वो अलग अलग जगह से आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र मंत्र के प्रखंड पंडितों को मारवाड़ के अलग अलग शहरों से यहाँ लेकर आए, और उन सब ब्राह्मणों को इस जगह पर हवेलियाँ बना करके और उनको यहाँ बसाया गया। आज भी उनके वंशज जो है इस एरिया में रहते हैं, इसलिए ये एरिया कहलाता है ब्रह्मपुरी। वैसे राजस्थान में कई जगह पर आप जाएं तो ब्रह्मपुरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें जितने भी है, श्रीमाली ब्राह्मण है, सेवक ब्राह्मण है, पुष्करना ब्राह्मण है, इन सब लोगों की किले के साथ बनी हुई बहुत ही खूबसूरत हवेलियां हैं। तो इस पूरे जो ब्रह्मपुरी है, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आप अगर देखें तो पूरे शहर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, स्पेशली ब्रह्मपुरी के लिए ये सिटी वॉल बनवाई गई है। जो दीवार आपको नज़र आ रही है ये 10 फीट लगभग लंबी है, और इस दीवार के अंदर की तरफ पुराना जोधपुर था और इस दीवार के बाहर की तरफ नया जोधपुर है। तो 6 दरवाजे हैं। सोजत की तरफ से जो रोड जोधपुर शहर में एंटर होती है वो सोजती गेट है। इसी तरह जालोर की तरफ से जालोरी गेट, मेड़ता की तरफ से मेड़ती गेट, सिवाना की तरफ से सिवांची गेट, नागौर की तरफ से नागौरी गेट, और एक गेट है चांदपोल। ये 6 अलग अलग तरह के दरवाजे हैं, अलग अलग जो रोड है शहर के अंदर एंटर होती है उनसे। हमारे सामने मारवाड़ के उस वीर और अद्वितीय सूरवीर नायक दुर्गादास राठौड़ की पेंटिंग है। दुर्गादास राठौड़ जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी के सेनापति थे, और राव जोधा जी के एक भाई थे राव करण,
उनके वंशज हैं, इसलिए वो कहलाते हैं कर्णोत। हमारे समक्ष दुर्गादास राठौड़ जो आप देख रहे हैं, इनके आगे जो है वो जोधपुर के बाल महाराजा अजीत सिंह हैं। जब महाराजा जसवंत सिंह की डेथ हो जाती है, उनकी सारी महारानियाँ उनके साथ सती हो जाती है, 2 को छोड़ करके, और 2 महारानियाँ गर्भ से होती है। उसमें से एक महारानी ने अपना पेट काट कर 7 महीने के बच्चे को अपने वफादार सेनापति दुर्गादास को दिया, और उस बच्चे को 21 साल तक औरंगजेब से छुपाकर जंगल में बड़ा किया। जिस जगह पर ये लोग खाना बना रहे हैं वो शमशान घाट का सीन है। डेथ बॉडी को जलाकर लोग चले गए, उस आग के अंदर इन्होंने बाटियां सेक करके खाई। तो ये बच्चा बड़ा होने के बाद जोधपुर के महाराजा बनते हैं और इनका नाम है अजीत सिंह। तो ये पेंटिंग में उनका निर्वासित जीवन किस तरीके से उन्होंने जंगल में औरंगजेब से छुप करके उन्होंने बिताया था और बच्चे को बड़ा किया, क्योंकि औरंगजेब चाहता था ये बच्चा मुझे मिल जाए तो इसको मुसलमान बना दे, राजा अगर इस्लाम एक्सेप्ट कर लेगा तो पब्लिक अपने आप ही कर लेगी। तो माउंट आबू के पास के जंगलों में इस बच्चे को बड़ा किया गया। जो आप देख रहे हैं ये वही है, पीछे गुरु सिकर है, उनके सहयोगी मुकुंदास जो बाटियां सेकर उनको खिला रहे हैं, और ये दुर्गादास के पास में हमेशा 2 तलवारें रखते। 2 तलवारें इसलिए कि दुश्मन के पास शस्त्र नहीं है तो अपनी खुद की तलवार उनको देकर के उसके साथ फाइट की जाती, यानी नी हत्थे के ऊपर वॉर नहीं करना। एक युद्ध के सिद्धांत होते थे, पीठ पीछे वॉर नहीं करना, एक के साथ एक ही फाइट करना, नी हत्थे के ऊपर वॉर नहीं करना। ये क्षत्रियों के युद्ध के सिद्धांत होते थे जिनका वो लोग पालन करते, इसलिए आज भी उनका इतिहास है। मुगलों के कोई वंशज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे जो ये कहते हैं, जबकि दुर्गादास जी के, राव जोधा जी के, महाराणा प्रताप के वंशज आज भी हैं जो अलग अलग जगह पर विद्यमान हैं। तो ये पेंटिंग जो आपके समक्ष है, ये A.H. मुलर नाम के एक जर्मन आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई, जो बीकानेर के महाराजा के दरबारी आर्टिस्ट थे। वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई है। गुजरात में मोरबी करके एक स्टेट है, वहाँ के पैलेस में A.H. मुलर के द्वारा बनाई गई बहुत सारी पेंटिंग्स है। तो इसमें आप देख रहे हैं पेंटिंग में मारवाड़ के सबसे अद्वितीय नायक शूरवीर दुर्गादास राठौड़ इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस पेंटिंग को आप दूर से देख रहे हैं, क्योंकि जो पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग है उसको आपको नज़दीक से देखना पड़ेगा ताकि आर्ट आपको समझ में आए। जो पेंटिंग इंग्लिश स्टाइल की है, कैनवास के ऊपर बनी हुई पेंटिंग है, उसको जितना दूर से देखेंगे आपको लगेगा आग जो है वो लाइव अगर आग हो तो कैसी हो, उसका रिफ्लेक्शन दुर्गादास के फेस के ऊपर, चट्टान के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, घोड़े के मुंह के ऊपर, इसका लाइव आग का जो रिफ्लेक्शन है वो इस पेंटिंग में आपको दिखाई दे रहा है। यही इसकी खूबसूरती है पेंटिंग की। ये जो गैलरी है इसका नाम है बिचला महल। ये दोनों तरफ चौक है, उस तरफ महाराजा का राज्याभिषेक और इस तरफ संगीत नृत्य के प्रोग्राम हुआ करते थे। दोनों साइड से जालियों जरोकों से महारानियों के देखने का कक्ष है, इसलिए इसको झांकी महल भी कहते हैं। अभी हमारे समक्ष झांकी महल में आप देख रहे हैं अलग अलग राजकुमारों के पालने हैं। उसमें सबसे पुराना पालना ये है, इस पालने को दासियाँ हाथ से चलाती, और सबसे लास्ट वाला जो पालना है वो वर्तमान महाराजा गज सिंह जी का पालना है, और लास्ट वाला पालना बिजली से चलता है, जैसा कि आप देखेंगे किस तरीके से ऑपरेट होता है। इन कड़ी से चेन या रस्सी बांध करके और इन दोनों तरफ जो महिलाओं के पुतले हैं इनके हाथ में हैंग किया जाता है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो दोनों महिलाओं के हाथ एक साथ ऐसे चलेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलते थे, और दूसरे हाथों में महिलाओं के बल्ब हैं जो लगे रहते। तो PWD के डायरेक्शन में बना करके 1948 में अभी जो वर्तमान महाराजा गज सिंह जी, उनके पिता महाराजा हनुमंत सिंह जी को ये गिफ्ट किया गया था। तो ये इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलता है। मेहरानगढ़ के जो प्राचीन पैलेसेस है उसमें से एक है मोती महल, जो 1595 में महाराजा सूर सिंह जी के द्वारा बनवाया गया। और महाराजा सूर सिंह जी वो महाराजा थे जिन्होंने मुगल कोर्ट में जिस तरीके का सिस्टम उन्होंने देखा था वैसा सिस्टम उन्होंने अपने यहाँ शुरू किया। यानी महाराजा सामने सिंहासन के ऊपर बैठेंगे, दूसरी जितनी भी कुर्सियाँ आप देख रहे हैं इस जगह पर उनके दरबारी बैठेंगे जो नंबर 1 कैटेगरी के महाराजा के जागीरदार हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में उनके बेटों के वंशज और राइट साइड में उनके भाइयों के वंशज। बीच की जो कुर्सी है वो स्टेट के प्रधान के लिए हुआ करती थी जो पोखरण के जागीरदार हैं। तो इस महल में खास तौर से उन्होंने 5 ये झरोके बनवाए, क्योंकि महाराजा सूर सिंह जी की 5 महारानियाँ हुआ करती थी। वो सभी महारानियाँ राज परिवार से हुई, तो राजनीति में वो निपुण थी। तो उनकी सलाह लेने के लिए भी इन्होंने इस महल में इस
5 महारानियों के लिए 5 झरोके बनवाए। प्रत्येक झरोकों के पीछे की तरफ उनकी महारानियों के लिए कुर्सियां लगती, वो मीटिंग सुनती और महाराजा की तरफ से उनको लगता कि यहाँ सजेशन डिसीजन की कहीं ज़रूरत है तो वो अपना डिसीजन भी महाराजा को दे सकती थी कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो इस तरीके से हो तो ज़्यादा बेटर हो आपके लिए। ये इसमें आप देख रहे हैं। तो मोती महल जैसा मैंने आपको बताया कि 1595 में बनाया गया है और इसमें एक खास जो आप देखेंगे, ये प्लास्टर जो किया गया है ये कौड़ी का प्लास्टर है। कौड़ियाँ, संग, सीप इनको पीस करके चूने के पाउडर के साथ मिला करके और इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें मिला करके ये प्लास्टर किया हुआ है। आप अगर देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई कांच का बनाया गया है या मार्बल का हो, जबकि मार्बल भी इतना स्मूथ नहीं है जितना ये है, जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। तो पीछे जो आप देख रहे हैं स्पेस जो आपको दिख रहे हैं, इनमें दीपक और मोमबत्तियाँ रखी जाती, जिनसे ऊपर जो छत है ये पूरी कांच की बनी हुई, कांच लकड़ी के फ्रेम में है और फ्रेम के ऊपर गोल्ड पॉलिश किया हुआ है। तो यहाँ से दीपक और मोमबत्तियाँ जलाने से ये पूरी छत चमकती थी मोती की तरह, इसलिए इस महल का नाम है मोती महल। ये जो कक्ष है ये होली चौक हुआ करता था। होली चौक का मतलब महाराजा अपनी महारानियों के साथ इस जगह पर होली खेलते थे। तो होली के दिन बीच चौक में रखे हुए मार्बल के स्टैंड के ऊपर रंग का बड़ा बर्तन रखा जाता, तांबे और पीतल की उस जमाने की बड़ी बड़ी पिचकारियां जिसमें 1 से लेकर 3 लीटर रंग आता था। और ऊपर वाला जो कक्ष है वो पूरा महारानियों का जो कक्ष हुआ करता था, अलग अलग महारानियों के रूम्स, बेडरूम्स ये सब हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ये पूरा मार्बल का काम किया गया है और ये ताजमहल के समकक्ष है। लगभग 400 साल पहले ये काम किया गया है जो आप देख रहे हैं। हमारे सामने ये जो कक्ष है मेरे पीछे, वो रनिवास है। रनिवास सबसे खूबसूरत कक्ष है जिसमें रानियों की कैटेगरी के हिसाब से उनके महल बने हुए हैं। और अगर आप इन महलों में बाहर की तरफ से जो नक्काशी देखें, उसमें इस पूरे किले के अंदर 322 टाइप की जालियां हैं। एक भी जाली की डिजाइन दूसरी जाली से नहीं मिलती, इस तरह की ये नक्काशी की हुई है। और रानियों का एक अलग सिस्टम था, उनके आराध्य देव के मंदिर भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। जैसे कि ऊपर वाला ये जो इधर कक्ष है वो मंदिर हुआ करता था। और ये नीचे की तरफ बारादरी है। 12 अलग अलग आप देखेंगे कक्ष हैं इस तरह से, 1 2 3 4 बार, तो 4 इधर 4 उधर, 12 दरवाजे हैं, इसलिए इसको बारादरी कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे महल जो रानियों के हैं उसमें बहुत सारी महारानियां जो है, बहुत सारे पर्यटक आते हैं, उनका ये जवाब होता है कि महारानियां पूरे टाइम में क्या करती थी। तो बहुत सारी ऐसी महारानियों के उदाहरण हमारे को मिलते हैं कि वो लिटरेरी हुई, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तीजा माझी एक महारानी हुई थी महाराजा मान सिंह जी की, उनके द्वारा लिखे हुए बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो राजा की जो पाशवाने है उसमें सुखसेज राय का एक प्रेम पत्र मिलता है जो बीकानेर आर्काइव्स में लिखा हुआ, उसमें जो अलंकार उन्होंने लगाए हैं, मेरे ख्याल से आज के साहित्य में ऐसे आपको अलंकार देखने को नहीं मिलेंगे। तो 5वां माझी है, उन्होंने श्रीमद् भागवत है उसका पूरा मारवाड़ी में अनुवाद किया। जो 5वां माझी कुचेरा के पास में गोठड़ा ठिकाने के ठाकुर मोहब्बत सिंह जी की पुत्री थी और महाराजा मान सिंह जी की 5वीं महारानी थी। तो उन्होंने 5वां माझी का मंदिर बनवाया, 5वां माझी की बावड़ी बनवाई शहर के अंदर। इस तरह की रानियां जिनके कक्ष यहाँ है, उन अलग अलग महारानियों के ये महल है जिसमें अभी हम लोग खड़े हैं। नमस्कार खमागणी, मेरा नाम डॉक्टर शक्ति सिंह है और मैं जोधपुर से हूँ। मैं विगत 25 साल से टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा हूँ और मैं राइटर भी हूँ। मेरी करीब 8 से 9 किताबें जोधपुर राजस्थान के ऊपर प्रकाशित हुई है। मैं हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो IITTM जो है, जहाँ से गाइड बनाए जाते हैं, मैं गाइडों को पढ़ाने के लिए जाता हूँ। और अगर आपको राजस्थान मारवाड़ से संबंधित अगर गाइड की सेवाएं चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ का प्रामाणिक जो इतिहास है वो आपको जानने को, सुनने को और समझने को मिलेगा। मेरा नंबर है 9829239366। मैं नंबर वापस रिपीट कर रहा हूँ, 9829239366। नमस्कार। केसरिया बाल में अबोरी पधारो हरे देश रे। ओम हरा राठौड़ी राजा, ओम हरा गणपतिया डोला आवोरी पधारो हरे देश।
सोनी पूजे तीने रतनी भोला मरुधरी देश में सोनी पूजे तीन रतनी एक ढोलो दूजी मार बने सोती जो कसुंबली रंगी तेजी आवो मारे देसी ओ गणपतिया राजन आवो नी थारो मारे दे सावणी आवणी के गया वो कर गया कवले यने की सावणी आवणी के गया सो कर गया कवले यने की गिणता गिणता घसी गई मारी लाली ओंगड़ियां रे की